सभी को नमस्कार। महेश शर्मा लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का पहला टॉपिक पादपों में पोषण पढ़ेंगे। पादपों में पोषण से तात्पर्य है प्लांट्स किस तरह से अपने आप को पोषण योग्य बनाते हैं, उनमें ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ये सभी इस चैप्टर के अंतर्गत हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के घटक के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, जिसे हम खनिज लवण भी कहते हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। सभी जीव इसी प्रक्रम का उपयोग करते हैं और भोजन के ये घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये हम पोषक के नाम से जानते हैं, अर्थात इन्हें हम पोषक कहते हैं। पोषक की आवश्यकता सभी प्रकार के जीवों को होती है, चाहे वह मनुष्य हो, कोई जीव हो या फिर पौधे। अंतर इतना होता है कि पौधों के अतिरिक्त अन्य प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। मानव और अन्य प्रकार के प्राणी इन पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर निर्भर करते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पादपों में पोषण की विधि। पृथ्वी पर केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और खनिजों की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं और इन्हीं की सहायता से ये अपना भोजन बनाते हैं। ये जो पोषक पदार्थ हैं, आखिर ये क्यों आवश्यक होते हैं? इसका उत्तर है पोषक पदार्थों से शरीर की जो शारीरिक संरचना होती है, उनकी जो वृद्धि होती है, या फिर शरीर में होने वाली कुछ क्षतिग्रस्त भाग हो जाते हैं, कुछ टूट फूट होती है, तो उनके रखरखाव के लिए हमें ये सक्षम बनाते हैं। इसके अतिरिक्त ये हमें अन्य कार्यों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार से सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की इस विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, मुख्यतया यह दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात कई प्रकार की सामग्रियों को मिलाकर के इसे तैयार करते हैं, वह स्वपोषण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहेंगे। अतः ऐसे पादपों को या ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। पादपों के अतिरिक्त कुछ अन्य जीव भी होते हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि नीलहरी शैवाल और युगलीना। इनके अंदर भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। अधिकांश जो जंतु होते हैं वो इन पादपों के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीवों को विषमपोषी कहते हैं और हम जानते हैं कि मनुष्य भी एक प्रकार का विषमपोषी जीव ही है, क्योंकि हम भी अपने भोजन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन कौन से जीव स्वपोषी कहला सकते हैं, कौन कौन से विषमपोषी। पादपों में ये जो प्रक्रिया होती है भोजन बनाने की, उस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। पादपों में जो पत्तियां होती है अधिकांशतः हरे रंग की पाई जाती हैं। इन पत्तियों को हम पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। कह सकते हैं कि जो लीव्स होती हैं यही प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं, अर्थात यहाँ पे सभी प्रकार का भोजन बनता है। कोई भी भोजन बनाने के लिए हमें सबसे पहले कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है और इन कच्चे पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें विभिन्न प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है। पौधे जो मृदा में इनकी मूल होती है, जड़ होती है, तो इन जड़ों के माध्यम से जो मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवण हैं वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके पश्चात तने के माध्यम से इसे धीरे धीरे पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। पत्तियों की सतह पर अधिकांशतः छोटे छोटे, इतने ज़्यादा छोटे सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते। इनकी संख्या अधिकांशतः होती है और इनकी सहायता से ही जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पत्तियों के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है मानो इन पर कोई गेट लगा हुआ हो, इसीलिए इन्हें द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। और जल और खनिज लवण बाद में छोटी छोटी वाहिकाएं जो पत्तियों के अंतर्गत छोटी छोटी शिराओं के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं,
वो वाहिकाएं कहलाती हैं। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर इसे समझाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मान लीजिए ये एक पत्ती है। इस पत्ती के अंदर हम अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इन संरचनाओं के बाद ये अन्य छोटी छोटी संरचनाओं में बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी हाथों की नसें होती हैं। ये जो आकृतियां हैं ये वाहिकाएं होती हैं। ये उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार से हमारी बॉडी में कोई नस काम करती है। इस प्रकार से ये वाहिकाएं नली के समान फैल करके जड़, तना, पत्तियों, शाखाओं तक पहुंच करके एक पूरा मार्ग बना लेती है, जिससे जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाने वाला जल पौधे के पत्तियों तक आराम से पहुंच जाता है। पत्तियों में एक प्रकार का वर्णक भी पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यह क्लोरोफिल पर्णहरित के नाम से जाना जाता है। यह अधिकांशतः पत्तियों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसका संग्रह करता है और पत्ती की सहायता करता है। इस एनर्जी का यूज़ करके जो मूलों के द्वारा या जड़ के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और वायुमंडल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको मिला करके ये फूड सिंथेसिस करती है, खाद्य संश्लेषित करती है। चूँकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में इन सभी कच्चे पदार्थों को इकट्ठा करके इसका संश्लेषण किया जाता है, इसीलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हीं के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो इस स्थिति में क्या होगा। यदि प्रकाश संश्लेषण ना हो तो पौधों की यह जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ये नहीं हो पाएगी। इससे पौधों का जो अस्तित्व है वो संकट में आ जाएगा, ये पौधे नष्ट हो जाएंगे। अब आप सोचिए, जब ये पौधे नष्ट हो जाएंगे तो हम भी तो इन्हीं पर निर्भर करते हैं। अगर ये नहीं प्राप्त होंगे तो हमारा भी अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अर्थात लाइफ साइकिल के लिए ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव होता है। इस पूरी प्रक्रिया को एक छोटे समीकरण के रूप में अगर आप देखें तो हम समझ सकते हैं कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल लेकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है और यही स्टार्च पौधों के लिए ऊर्जा का काम करता है। आशा करते हैं आपको पहले पार्ट में ये सभी बातें स्पष्ट रूप से समझ आई होंगी। इसके बाद हम पार्ट सेकंड में इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।